Hey girls, this is Ankita, and today we are going to discuss about a new form of business organization, that is partnership. Previously we have covered HUF, cooperative societies and sole proprietorship. उन सारी वीडियोस के लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. You can check. So let's begin with partnership firm. If we will talk about the partnership, so it is a form in which two or more people come together to earn profits. यानी जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ कलेक्टिवली इकट्ठे हो जाते हैं फॉर अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तब उसे कहते हैं पार्टनरशिप फर्म. वाई आई एम नॉट इंक्लूडिंग लॉसेज इन इट? क्योंकि कोई भी इंसान अपना बिजनेस बिगिन नहीं करता है टू अर्न लॉसेज. ये अलग बात है दैट इफ ग्रेजुअली दे like suffer from losses, so they have to bear the losses accordingly. तो ये है हमारा पार्टनरशिप एंड दीज फर्म्स आर गवर्नड बाय द इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में ये गवर्न होता है. यानी जितने भी इससे रिलेटेड लॉज हैं वो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 में देखने के लिए मिल जाएंगे. इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम कहें तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग प्रॉफिट अर्न के लिए इकट्ठे हो जाते हैं वो बन जाती है एक पार्टनरशिप फर्म. लेट्स डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इफ वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर, तो फर्स्ट फीचर तो हमने अभी डेफिनेशन में ही पढ़ा था. क्या था वो फर्स्ट फीचर था दैट टू और मोर पर्सन्स, यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है. अगर सिर्फ एक ही आदमी मिलकर उस बिजनेस को कर रहा है, इट मीन्स ही इज़ नॉट रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म, इट मीन्स दैट ही इज़ रनिंग अ सोल प्रोप्राइटरी. यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस इज़ 10 और ऑल टाइप ऑफ अदर बिजनेस. आप अगर कोई भी और बिजनेस शुरू करते हैं, एक्सपोर्ट का, इम्पोर्ट का या कोई मैन्युफैक्चरिंग का, तो वहाँ पर आपकी जो लिमिट रहेगी मैक्सिमम इट इज़ 20, लेकिन मिनिमम लिमिट इज़ 2. एटलीस्ट दो लोगों को मिलकर ही पार्टनरशिप फॉर्म बिगिन करनी पड़ेगी. सेकेंड पॉइंट इज एग्रीमेंट. व्हेन टू और मोर पीपल कम टुगेदर, सो इट्स नेचुरल दैट दे ऑल डू नॉट हैव सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यूज. उन सबके पॉइंट ऑफ व्यूज सिमिलर नहीं होंगे. सो जस्ट टू सेटल इट डाउन दे हैव टू मेक एन एग्रीमेंट. एक एग्रीमेंट बनाना होता है, ठीक है, और वो एग्रीमेंट सिर्फ वही लोग बना सकते हैं दोज हु आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. यानी वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, इंसॉल्वेंट ना हो, ठीक है, और उसमें किसी और तरीके की मेंटल डिसेबिलिटी ना हो, तभी वो उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को करने के लायक है. तो एग्रीमेंट में लिखा क्या होता है? द एग्रीमेंट दैट पार्टनरशिप फर्म्स मेड आर नोन एज पार्टनरशिप डीड. उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड. और उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि जितने भी पार्टनर हैं उनमें से कौन कितना प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, कौन कितना लॉस बियर करेगा, कौन कितनी कैपिटल लेके आएगा एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट इज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, वॉलंटरी होता है. अगर जितने भी मेंबर्स हैं वो चाहते हैं दैट दे शुड गो फॉर रजिस्ट्रेशन तो वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, अदरवाइज नहीं. हालांकि अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है तो बहुत सारे ऐसे लीगल बेनिफिट हैं जो पार्टनरशिप अवेल नहीं कर सकती है. ठीक है. नेक्स्ट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं विच इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. उसी में लिखा होता है कि वो किस बेसिस पर अपना जो प्रॉफिट है या लॉस है उसे शेयर करेंगे. इन केस ऑफ नो पार्टनरशिप डीड, लाइक जब पार्टनरशिप डीड ही अवेलेबल नहीं है तो सारे पार्टनर्स इक्वली सारे प्रॉफिट को बांट लेते हैं. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. ठीक है. इन केस ऑफ लॉस उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल कर दिया जाता है लॉस को बियर करने के लिए. हालांकि मैं आपको बता दूं उन्हें सिर्फ अपने पार्ट का ही लॉस बियर करना होता है. यानी इफ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द 40% शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मैं लॉस भी सिर्फ 40% ही बियर करूंगी, चाहे मेरी प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद 50 लाख रुपए क्यों ना आ जाए. बट वट एवर द अमाउंट ऑफ लॉस इज आई विल बियर ओनली 40% of that because I am
getting the 40% of profit in the firm. Next is transfer of interest. Transfer of interest इसमें आप अपना नहीं कर सकते हैं. रीज़न बिहाइंड, क्योंकि पार्टनर एक एजेंट होता है जो फर्म के एजेंट की तरह वर्क करता है, एंड ही इज इनएलिजिबल टू ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू आउटसाइडर्स. वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी भी आउटसाइडर को. अगर वो किसी वजह से फर्म छोड़ देता है तो फर्म खत्म हो जाती है, यानी पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी. नेक्स्ट इज utmost good faith, that all the partners should have good faith in each other. तभी तो वो एक साथ वर्क कर पाएंगे. अदरवाइज ए को लगता रहेगा बी ने उससे झूठ बोला, बी को लगता रहेगा सी ने कुछ गलत कर दिया, तो दे विल नेवर बी एबल टू वर्क टुगेदर. तो इट इज़ नेसेसरी दैट जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे, और कोई भी ऐसा प्रॉफिट या कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं होना चाहिए जो किसी भी पार्टनर से छुपा हुआ हो. यानी ऑल द डिसीजन शुड बी ओपन टू ऑल द पार्टनर्स. ये हमारा पॉइंट था, utmost good faith. नेक्स्ट इज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इसलिए जो पार्टनरशिप फर्म है वो कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं रखती है. क्लियर? और जो फर्म है वो अपने पार्टनर से इनसेपरेबल है, उसे अलग नहीं किया जा सकता उसके पार्टनर्स से. नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी. पार्टनरशिप फर्म की कंटिन्यूटी के बारे में मैं आपको बता दूं. बेसिकली पार्टनरशिप फर्म्स आर मेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. वंस दैट पर्पस इज डन, पार्टनरशिप गेट डिसॉल्व्ड इटसेल्फ. जैसे ही वो काम खत्म हुआ, पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाती है. बट स्टिल इन अ केस अगर पार्टनरशिप किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए नहीं बनाई गई है, तो इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, और आप कह सकते हैं पागल हो जाने पर या किसी और तरीके की मेंटल अनस्टेबिलिटी आ जाने पर, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है. लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अगर चाहें कि हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को आगे बढ़ाएंगे और ये बिजनेस करते रहेंगे, सो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू मेक अ न्यू एग्रीमेंट. लाइक A, B, C and D, 4 पार्टनर्स वर देयर एंड C रिटायर्स. तो A, B और D को अपना एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दोबारा लिखने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो पार्टनरशिप फर्म चला सकते हैं. अदरवाइज जैसे ही C उससे रिटायर हो जाएगा, पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट इज म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है जितने भी पार्टनर हैं उन सबका आपस में ट्रस्ट होना चाहिए. इफ दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी टू ईच अदर, तो वो कभी भी डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे. एंड इफ देयर आर 10 or 20 पीपल इन अ फर्म, तो डिसीजन में बहुत ज़्यादा डिले होगा. सो व्हाट दे एग्जैक्टली डू, वो किसी एक को अपना रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट चुन लेते हैं, दैट वी आर हैविंग faith on him and he is entitled to participate in the management of firm's affair. ठीक है? और जितने भी फर्म के डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है, that authority we are giving to Mr. X. Now all the authority is with Mr. X and he can take all the decisions. Although let me tell you that ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजन अकेले उसके सिग्नेचर बेसिस से हो जाएंगे. It is necessary that at least 2 पार्टनर्स के सिग्नेचर किसी भी एग्रीमेंट पर हों. Clear? So this was the last point, which is the feature of partnership. Thank you. If you like this video, please hit a like, share and subscribe my channel. Thank you.